नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे हिंदी के टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि ग्रामर बेस्ड आधारित प्रश्न होंगे डियर। और हिंदी आपको पता है हर प्रतियोगी एग्जाम में हिंदी से प्रश्न जरूर बनते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा डियर। तो जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का क्या अर्थ है? गगरी भारी न होने के कारण छलकना, अल्प ज्ञान परितराना, या ज्ञान का प्रदर्शन करना, या अज्ञान प्रकट करना। तो जो अधजल गगरी छलकत जाए कहावत है डियर, इसका अर्थ है अल्प ज्ञान परितराना। कोई आप देखेंगे कि छोटा ज्ञान है अगर जिसको, तो वो बड़बड़ाता ज़्यादा है डियर। अगर वो कोई फुली डेवलप्ड है, मतलब पूर्ण रूप से ज्ञाता है, तो वो अपना जो है बखान नहीं करता डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस क्रम में सघोष महाप्राण का कल्य व्यंजन है? का, छा, हा, ला। तो बता दें डियर, जो सघोष व्यंजन होते हैं वो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है डियर। और अघोष जो है वो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सघोष यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो हा वर्ण है, और हा को हम काकल्य व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे हा को। और बता दूं, हा एक ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी है डियर। इतनी चीजें आप नोट रखिएगा शिद्दत से। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस क्रम में डा और ढा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? क्या यह उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, या पार्श्विक व्यंजन है? तो बता दें डियर, जो डा और ढा होते हैं ये उत्क्षिप्त या मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। इन्हें हम द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें हम विकसित व्यंजन भी कहते हैं डियर। तो तीन नामों से इसे जाना जाता है, विकसित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो, पत्थर से मत मारो में रेखांकित पूछ रहा है। अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है, या कर्म कारक है? तो मेढक को यानी कि करण कारक है डियर। यहाँ पर मेढक को पत्थर से मत मारो, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तैराक निम्नलिखित में से किससे निर्मित शब्द है? संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा, या अव्यय द्वारा? तो जो तैराक है डियर ये निर्मित है क्रिया द्वारा। तैराक जो है ये तैराकी से निर्मित है, यानी कि ये क्रिया से जो है आइडेंटिफाई हुआ है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। थोड़ा सा दूध लेकर आओ वाक्य में थोड़ा सा क्या है? निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, अनिश्चित संख्या वाचक है, या निश्चित परिमाण वाचक है, या अनिश्चित परिमाण वाचक है? तो दूध कितना लाना है? थोड़ा सा लाना है, यानी कि ये लिमिट में नहीं है, कोई निश्चित ज्ञान नहीं करा रहा है कि आधा लीटर लाना है या 1 लीटर लाना है। तो जहां थोड़ा सा लिखा है डियर, यानी कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। छोटे बच्चों को खट्टी चीजें मत खिलाओ, वाक्य में विशेष और विशेषण कौन है? तो वाक्य में जो विशेषण और विशेष होगा वो दोनों ही क्या होगा? वो बच्चा ही होगा, क्योंकि बच्चे को हम खट्टी चीजें नहीं खिलाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको विशेषण और विशेष बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास गाय है, और गाय कैसी है? काली है। तो काली क्या है डियर? वो विशेषता बता रहा है गाय की। ऐसे ही आप जो है अपने जो है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए प्रश्नों को सीखें तो आप शिद्दत से तुरंत सीख जाएंगे डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
निम्न में से किसमें अकर्मक क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या पशु मैदान में चर रहे हैं। तो बता दें डियर, जो सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म मौजूद हो वो सकर्मक होता है, और जिसमें कर्म मौजूद ना हो डियर वो अकर्मक क्रिया होती है। तो आप देख रहे हैं चिड़िया क्या कर रही है, दाना चुग रही है, अपना कार्य कर रही है, अध्यापक बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पशु क्या है वो चर रहे हैं, अपने तीनों में जो है कर्म है। लेकिन जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं इनमें कोई कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गोविंद ने राम को जगाया, कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, रुद्र, सकर्मक या संयुक्त क्रिया? तो गोविंद ने क्या किया? राम को जगाया, यानी कि क्या कर रहा है वो? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो कर्तवाचक जो नहीं है वो है अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें कोई कर्ता विद्यमान नहीं है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जब से हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का 1 2 3 4 इत्यादि का प्रयोग आरंभ हुआ तब से पूर्ण विराम के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा? तो पूर्ण विराम के स्थान पर तब से फुल स्टॉप आ गया। जब आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं डियर तो पूर्ण विराम के स्थान पर फुल स्टॉप का यूज होने लगा है, ये भी आप याद रखिएगा। और कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठीन, जेठरानी, जेठाई, राइन या जेठानी? तो जो जेठ का स्त्रीलिंग होगा वो जेठानी होगा डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्वर्ग और सर्ग युग्म का सही अर्थ क्या है? अध्याय और तीसरा लोक, लोक और तीसरा सृष्टि, तीसरा लोक और अध्याय, या तालाब और तीसरा लोक? तो स्वर्ग किसे कहा गया है? तीसरे लोक को कहा गया, और सर्ग ये किसी पाठ के अध्याय को कहा जाता है सर्ग, तो यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या द्विगु? तो यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो यथा जहाँ पहले अव्यय का बोध हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है। तो यथाशक्ति में भी अव्ययी भाव समास है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मनोहर में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या पादान तत्पुरुष? तो मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, तो को आ रहा है, यानी कि प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष है। मन को हरने वाला मनोहर यानी कि कर्म तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है मनोहर। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वचनामृत में समास बताइए। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो वचनामृत यानी वचन कैसे हैं? वचन अमृत के समान है। तो वचनों की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। और जहाँ पर विशेषता और विशेषण आए तो आप मारेंगे कर्मधारय समास डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है वचनामृत में, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय? तो पंचानन यानी कि 5 हैं आनंद जिसके, और 5 मुख किसके माने गए हैं डियर? तो पंचानन भगवान भोलेनाथ को भी कहते हैं, लेकिन उनके पंचमुख नहीं है आप कहेंगे। पंचानन आपको बता दूं बाण को भी कहा गया है, पंचानन सिंह को भी कहा गया है, और पंचानन ब्रह्मा जी को भी कहा गया है, पंचानन पंचमुखी हनुमान जी को भी कहा गया है। तो पंचानन यानी कि तीसरे पद का जहां बोध हो डियर वहां बहुब्रीहि समास होता है। आप ये नोट रखिए, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पर्टिकुलर एक चीज पे न जाइए कि पंचानन बजरंगबली को कहा गया है या बाण को कहा गया है। ये याद रखिए कि इससे तीसरे का बोध होना तय है डियर। तो जहां तीसरे का बोध होना तय हो वहां आप बहुब्रीहि समास मारेंगे। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
घुड़सवार का समास विग्रह क्या होगा? घोड़े का सवार, घोड़े के लिए सवार, या घोड़े पर सवार, या घोड़े में सवार। तो डियर जो घुड़सवार है वो होगा घोड़े पर सवार, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, घुड़सवार घोड़े पर सवार। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्वागत में संधि आपको बतानी है, तो स्वागत में जो संधि है डियर वो यण संधि है। स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा वो सु प्लस आगत स्वागत होगा, और यण संधि का उदाहरण है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अभ्युदय में संधि बताइए, गुण अयादि यण यादि दीर्घ, तो अभ्युदय अभि प्लस उदय यण संधि, ये भी है डियर, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उपर्युक्त में कौन सा समास है? तो उपर्युक्त गुण वृद्धि यण यादि दीर्घ, तो उपर्युक्त में भी यण संधि है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उपरि प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त बराबर उपर्युक्त यण संधि, नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय, भीड़, पाश्चात्य, आरोपण। तो जो उन्मूलन का विलोम होगा डियर वो रोपण होगा, क्योंकि उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज का विनष्टीकरण, यानी कि समाप्त कर देना उसको, और रोपण का अर्थ होता है किसी चीज को रोपित करना डियर। आप जानते ही हैं रोपित क्या होता है, जैसे आप वृक्ष को क्या करते हैं, रोपित करते हैं डियर, वैसे ही उन्मूलन का जो विलोम होगा वो रोपण होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अनिवार्य में विलोम शब्द चुनिए, ऐच्छिक, आर्द्र, अंतरंग या अतिवृष्टि। तो जो अनिवार्य का विलोम है डियर वो ऐच्छिक होगा, क्योंकि अनिवार्य कोई चीज जो है अनिवार्यता आपको वो कार्य करना ही करना है, और अनिवार्य का जो विलोम होगा ऐच्छिक, मतलब उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, करें या ना करें डियर। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। उत्थान का विलोम शब्द चुनिए, उपमेय, का, पुरुष, पतन या ग्रस्त। तो जो उत्थान है डियर इसका जो विलोम होगा वो पतन होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रतिहार में पर्यायवाची शब्द चुनिए, सैनिक, सेवक, द्वारपाल या नौकर। तो जो प्रतिहार का पर्यायवाची होगा डियर वो द्वारपाल होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किनारा में पर्यायवाची शब्द क्या होगा? छोर, कूल, सिरा या ये सभी। तो किनारा का जो पर्यायवाची है वो छोर, कूल, सिरा तीनों चीजें हैं, यानी कि उपरोक्त तो सभी। अगर यहाँ कूल की जगह कुल लिखा होता तो कुल माने वंश होता है डियर, और कूल माने किनारा, दोनों को याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बरसात का पर्यायवाची शब्द चुनना है, माधव, पावस, ऋतुराज या मधुमास। तो जो बरसात का पर्यायवाची है डियर वो पावस होता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ है, खाली अंकों को भरना, गले मिलना, अंकों को पूरा करना या वार्तालाप करना। तो जो अंक भरना है डियर यानी कि ये गले मिलना है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सदैव एक सी स्थित रहना, स्थित का बदलते रहना, बिना मेहनत के लाभ मिलना या इच्छा पूरी होना। तो जो ढाक के 3 पात हैं डियर यानी कि सदैव एक सी स्थिति में रहना, यानी कि न सावन हरा न भादों सूखा, सदैव एक सी स्थिति में रहना, सी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। ये थे हिंदी ग्रामर के टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।